नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स के, चाहे नीट एग्ज़ाम की बात करूं या जेई एग्ज़ाम की बात करूं। अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं, अगर आप अभी भी अपने प्रिपरेशन में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ये 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप ज़रूर कर लेना। हर बार अगर आप पेपर उठा के देखोगे, कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, जेई का या नीट का, आपको ये समझ में आएगा यही सारे 65 टॉपिक में ही रिवॉल्व कर रहा है हमारा पेपर। ठीक है, तो हम इतना बड़ा सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं अभी? ठीक है, लेकिन अपने को हर चीज़ को पता होना चाहिए। अगर आपने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये 65 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, और अगर नहीं पढ़े हैं, कहीं फंसे पड़े हैं, तो आप ये 65 इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अब सीधा टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सीधा मैं यहाँ पे क्लास 12 और क्लास 11 दोनों के टॉपिक्स लिखा हूं ना, दोनों को मिलाने के बाद 65 टॉपिक्स हैं। तो ऐसा नहीं करूंगा कि सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिया हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि आप ये पढ़ लो, ये तो आना ही, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वही सारे टॉपिक हैं, आप उठा के देख लो, कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको यही सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे रैंडमली चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे मैं टॉपिक लिखा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हूँ यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, या फिर ईएमआई से है, या एसी से। एक एक करके सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लो, आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। आपको अलग अलग तरीके से वो पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इस सिस्टम के लिए, उस सिस्टम के लिए। गॉस थ्योरम पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये सब कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, डायपोल का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप जरूर अच्छे से करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है टॉर्क और वर्क डन ड्यू टू डायपोल। ये भी बहुत ही चिंटू मिंटू से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस पूछ लेता है, तो ये आप जरूर कर लेना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। फिर पोटेंशियल और वर्क डन कैलकुलेट करना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकंड पार्ट है वहां से ये पूछता है। लगभग हर बार किसी ना किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल पूछ देगा। ठीक है, या फिर आपको वर्क डन निकालने बोल देगा, तो ये आप कर लेना। उसके बाद है कैपेसिटर। कैपेसिटर को बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार कैपेसिटर से आता है, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या फिर कैपेसिटर का सर्किट दिया हो, उसको सॉल्व करने के बाद अपने को वोल्टेज बताना हो या फिर चार्ज बताना हो, ये कुछ भी क्वेश्चन आपसे कैपेसिटर से पूछ सकता है, इसलिए कैपेसिटर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ना। ठीक है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का लगभग क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, ज्यादातर चांसेस मीटर ब्रिज के रहते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर को भी वो हर बार हर अल्टरनेट सालों में पूछते जाता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल मत स्किप करना। अगला सर्किट को सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम, जैसे वहां पे रजिस्टर दिया रहता है, बैटरी दिया रहता है, और अलग अलग अजीब अजीब कॉन्फ़िगरेशन वहां पे बना बना के देता है। वहां पे अपने को पोटेंशियल निकालने बोल देगा, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल देगा, कहीं पे करंट निकालने बोलेगा। ये सारी चीजें अपने को सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम में, जो कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये लगभग हर अल्टरनेट साल में ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक पूछता है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है, एक एक चीज को वहां पे पढ़ लेना। फॉर्मूला इजी है, क्वेश्चन भी एकदम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, इसको जरूर कर लेना, क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर और एमीटर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल इसका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने मैग्नेटिक्स वाले पार्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जैसे मैं आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन आता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालने पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर उसके अंदर बायोट सवर्ट लॉ है, आप कोई भी लॉ का यूज करो, चाहे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करो, बायोट सवर्ट लॉ का यूज करो, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए अलग अलग कन्फिग्रेशन का। राइट, उसके बाद फिर ईएमआई वाले चैप्टर में अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बोलूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसा नहीं वहां पे बोल रहा हूँ कि सोलेनॉइड नहीं आएगा, सोलेनॉइड में भी आपको क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है। ठीक है, कॉइल में भी आपको क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन अपने को आना चाहिए। ठीक है, एकदम डायरेक्टली आपको देगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन करेगा, तो वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, करंट और फोर्स पावर,
जैसे आपको पता होगा फ्लक्स है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होता है, ईएमएफ के डेवलप होने के कारण वहाँ पे करंट जनरेट होती है। तो ये सारा अपन फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, यहाँ पे फाई का वैल्यू डालोगे करंट आ जाएगा, करंट को कैसे लाते हैं 1/r, और जो भी ईएमएफ का वैल्यू है वो ला देते हैं, और उसके बाद फिर फोर्स भी निकाल सकते हैं ILB से। ILB यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ होता है ILB, तो ये B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत स्किप करना, ये भी बहुत ही आसान है और बड़े आसानी से आपको नंबर दे जाएंगे, और इसको आप कर लेना, ठीक है। ये EMI का टॉपिक है। उसके बाद मोशनल ईएमएफ की बात करूँ तो E इज इक्वल टू BLV, इस पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसको आप कर लेना। फिर सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कॉइल के लिए, सोलेनॉइड के लिए, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी ईएमएफ निकालने बोल देता है, कभी फ्लक्स निकालने बोल देता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है इसको आप बहुत अच्छे से करना। फिर अगला है LCR सर्किट वाले प्रॉब्लम। LCR सर्किट वाले ही प्रॉब्लम पूछता है AC से, जनरली यही चीज पूछा जाता है। LCR सर्किट में आपको एक LCR सर्किट दे देगा, बताएगा कि नहीं कि वो रेजोनेंस सर्किट है, आपको वहां पे पहचानना होगा। जनरली रेजोनेंस सर्किट वाले ही क्वेश्चन पूछता है, तो आपको वहां पे पहचानना होगा कि वो रेजोनेंस कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके बाद वहां पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अपने को इंपीडेंस निकालने बोल देगा या फिर फेज निकालने बोल देगा, ठीक है, फेज डिफरेंस जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बोलूँ तो पावर फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर, ये आप देख लेना, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सिंपल है, ये चीज पूछ लेता है। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू AC का निकालने, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अलग अलग अपने को ग्राफ दे देगा, मैथमेटिकल फंक्शन दे देगा, RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालने बोलता है। फिर 16th यहाँ पे बात करूँ तो ये क्लास 11th में हम लोग यहाँ पे आ गए यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कुछ भी खास नहीं है, इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में एरर्स हो गया, उसके बाद फिर डायमेंशनल एनालिसिस में ABC जो हमारे वेरिएबल्स है उसका कांस्टेंट का वैल्यू निकालने बोल देता है, उसका डायमेंशन आपको निकालने बोल देता है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें, इसको मत स्किप करना, इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यहाँ पे ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं क्यों, लेकिन ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। वो भी पूछा है नीट एग्जाम में, हर साल लगभग एक क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का दे देता है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो जहां से चालू होता है कहां पे खत्म होता है अपने को समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। जो एक टावर से हम लोग कोई भी चीज को फेंक देते हैं, हाइट निकालने बोल देता है टावर का, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, और उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट एंड देन रिटार्डिंग अप टू रेस्ट। तो एक्सेलरेट करेंगे पहले अल्फा से और उसका रिटार्ड करेंगे बीटा से, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन जो आता है हमारा, इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और इस पे बेस फिर अपने इक्वेशन ऑफ मोशन वाले प्रॉब्लम आते हैं। तो ये चीज आप स्किप मत करना, इस पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ दे देता है, उसके बाद फिर अपने को निकालने बोलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो, या फिर कुछ टाइम के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट एंड रिटार्डेशन अप टू रेस्ट। फिर ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, एक ना एक ग्राफ का क्वेश्चन जरूर होता है हर साल काइनेमेटिक्स में, आपको पहचानना होता है कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस तरीके से अलग अलग ग्राफ आपको दे देगा, पहचानने बोलेगा, जो भी वहां पे स्पेसिफाइड कंडीशन होगी, राइट। उसके बाद फिर आगे आते हैं लॉज ऑफ मोशन में पुली ब्लॉक टेंशन, ये वाले प्रॉब्लम तो आपने किए होंगे, पुली ब्लॉक टेंशन वाले प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बात करें तो वर्क डन निकालने वाले प्रॉब्लम, ठीक है, हमने फोर्स निकालना सीख लिया, उसके बाद अपने को वर्क डन निकालना आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में से। वर्क पावर एनर्जी से अगर मैं बोलूँ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर बार लगभग पूछता है। उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी पूछा है क्वेश्चन, तो इसको भी आप देख लेना, कुछ भी खास नहीं है। उसका रोटेशन मोशन की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी रिलेशन बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाकी अदर क्वांटिटीज के साथ, जैसे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बनता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा,
ठीक है, टॉर्क को लिख देते हैं F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये सारे वाले क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क निकालने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यहाँ पे रिलेशन बनता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप स्किप मत करना। उसके बाद सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप बिल्कुल स्किप मत करना। ये सेंटर ऑफ मास निकालने बोल देता है, इतना पार्ट रिमूव कर देता है, उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालने बोलेगा। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपको करने होंगे, लगभग हर साल ये भी पूछता है एग्जाम में, राइट। अब उसके बाद फिर अगला ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करें तो आप सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसमें भी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने को पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी आ गया, अब उस पे बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के जो क्वेश्चन पूछता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप स्किप मत करना। और उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल ये कई बार पूछता है। एक एडिशनल मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन में आपको बता रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे नीट और जेई में नहीं पूछता है, लेकिन ठीक है आप इसको ज़रूर कर लेना, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट और डेप्थ, ठीक है, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ, ये वाला टॉपिक आप यहाँ पे एडिशनली कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद फिर अगले चैप्टर की बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, तो वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन जितने भी टाइप के होते हैं एकदम चिंटू मिंटू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कर लेना, ठीक है। और एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इससे कभी कभी पूछता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उसको आप बड़े अच्छे से समझ लेना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर अगर बात करें कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस, तो अब अपन आ गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और बर्नौलीज थ्योरम वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, इसके अंदर टॉपिक आता है वेलोसिटी, फ्लक्स वगैरह, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही वहाँ पे अपने को असलियत में लगाना होता है। फिर टर्मिनल वेलोसिटी बोले, अब टर्मिनल वेलोसिटी को सीखने के लिए अपने को स्टोक्स लॉ पता होना चाहिए, तो स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में, डायनेमिक फ्लूइड वाले पार्ट का है, ठीक है, इसको आप स्किप मत करना, बहुत ही सिंपल से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिलरी ट्यूब प्रॉब्लम, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब का सिंपल सा फॉर्मुला है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना, जेई लेवल में थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है और नीट लेवल में तो कुछ भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पकड़ा देता है, सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन टॉपिक यही पूछेगा, राइट। उसके बाद फिर हीट चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो कैलोरीमेट्री ही पूछता है, हर बार कैलोरीमेट्री पूछेगा, बहुत कम कभी कभी अगर बोलूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी पूछ देता है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपने को वो बड़ा चौड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, अपने को वहाँ पे शॉर्टकट लगाना है और तुरंत आंसर लाना है, ठीक है। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है, सीधा प्रोपोर्शनैलिटी वाले प्रॉब्लम्स पूछता है यहाँ पर से, ये आप कर लोगे, ठीक है। हीट वाला चैप्टर तक के अपन कर लिए। उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड वर्क डन निकालने बोलता है। ये दो प्रोसेस को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे तो वर्क डन निकालना सबसे ज़्यादा इन दोनों का ही पूछता है, ठीक है। और इस पे उसके बाद फिर हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं किसी को बोलूँगा तो वर्क डन कैलकुलेट करना किसी गिवन ग्राफ में, एक साइकिल आपको बना के दे देगा और बोलेगा वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, वैसे तो इस साल हट चुका है टॉपिक, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो इसका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर का। तो वो आपकी मर्जी है, आप नए वाले सिलेबस को कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से टॉपिक बड़ा आसान है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एफिशिएंसी निकालने बोल देगा, आपको सीधा फॉर्मुले में पुट करना है, आंसर लाना है, तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से बोलूं तो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम और मेयर्स फॉर्मुला पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछता है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड अपने से क्वेश्चन पूछेगा, सीधा फॉर्मुला पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मेयर्स फॉर्मुला, गामा निकालने वाले क्वेश्चन, गामा ऑफ मिक्सचर निकालने बोलता है। गामा ऑफ मिक्सचर क्या होगा, सीपी बाय सीवी होता है क्या, सीपी बाय सीवी, तो सीपी अपने को मिक्सचर का लेना होगा, सीवी अपने को मिक्सचर का लेना होगा, मेरे हिसाब से आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल पे भी है, प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा, फॉर्मूले अपने को अगर पता है तो अपने से क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। उसके बाद फिर अगर बात करूं एसएचएम से, तो एसएचएम से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए, और बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो अपने को बनना चाहिए। टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन जेई में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम पीरियड अपने को निकालने बोल देते हैं। हो जरूरी नहीं है कि जो हम लोग पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ अपना पेंडुलम वाला या फिर कुछ 2-4 कन्फिग्रेशन वहां से पूछे, जेई में कई बार अलग अलग तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स को जोड़ के अपने को टाइम पीरियड पूछता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, टाइम पीरियड निकालना अपने को अच्छे से सीखना होगा।
कोई मोशन एसएचएम है या नहीं, ये चीज़ अपने को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद फिर वेव्स की बात करूँ तो डॉपलर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिख के ले लो। डॉपलर इफेक्ट का एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा। और कभी कभी बीट्स पूछ लेता है, बीट्स बहुत सिंपल सा है, दो डिफरेंस लेना रहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में कि डिफरेंस आखिर लेना किसके बीच में। तो बीट्स एक टॉपिक है, कभी कभी आता है एग्जाम में। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड वाले प्रॉब्लम, जो न्यूटन फॉर्मूला था, फिर लाप्लास करेक्शन हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर अगर फिर से अपन 12th में आ जाएं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रॉब्लम बनता है, या टेलीस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है मैग्निफिकेशन का तो आपसे बन जाएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस, ये अपने को पता है। रिफ्लेक्शन नहीं पूछता है जनरली, ठीक है, रिफ्रैक्शन पूछता है स्पेरिकल सरफेस में से, वो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला पता होगा, n2/v माइनस n1/u। इस पे बेस क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको एडिशनली अपना दिमाग भी लगाना होगा कि अपने को किस तरीके से उस फॉर्मूला को फ्रेम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो आप करना सीखोगे तभी वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, राइट। तो ये अपन कर लिए। अगला देखते हैं टू लेंस सिस्टम प्रॉब्लम। तो अपने को दो लेंस दिया रहता है, कोई भी लेंस दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर पूछेगा फर्स्ट लेंस से कितनी दूर पे अपना इमेज बना, सेकंड लेंस से कितनी दूर पे इमेज बना। इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं हमारे क्लास 12 सिलेबस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, इसको मत स्किप करना, बहुत सिंपल होते हैं। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से एक लेंस के कारण जब इमेज बनी तो दूसरे लेंस के कारण वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद अपने को सॉल्व करना। अगर ये सब आपका क्लियर है कंसेप्ट तो एक बार में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्रिटिकल एंगल और टीआईआर वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन से इससे तो आना ही आना है। क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली आपसे नहीं बोलेगा, ठीक है, आपको या तो वो टीआईआर की कंडीशन, वो या तो आपको प्रिज्म दे देगा, या तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो फिर आपको वहां पे निकालने बोल देगा कि क्रिटिकल एंगल कितना है। वहां पे आपको एडिशनली स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए, स्नेल्स लॉ लगा के ही आप क्रिटिकल एंगल लगा पाओगे, ठीक है। और टीआईआर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कब वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, कब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आपको एक प्रिज्म दे देगा कि यहाँ पे बेंड बाय 90 डिग्री हो रहा है, बेंड बाय 180 डिग्री, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आराम से आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। डेरिवेशन आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, डेरिवेशन भी इसमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर सकता है, और अगर फॉर्मेट चेंज हुआ ना तो डेरिवेशन का एक एक स्टेप जो है उसमें जो फॉर्मूला बनता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको स्किप मत करना। और इसका डेरिवेशन भी आप पूरा अच्छे से करना, क्योंकि एक एक स्टेप में जो फॉर्मूला बनता है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप मत करना। जितने ही प्रॉब्लम इसके आपको मिलते हैं ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इंटेंसिटी का रेशियो निकालने कई बार बोलता है आई मैक्स अपॉन आई मीन, ये मेरे हिसाब से आपको पता होगा। डिफ्रैक्शन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं देखा गया है क्वेश्चन में, लेकिन ये भी पूछा गया है एग्जाम में। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हो डिफ्रैक्शन तो पढ़ना, और पोलराइजेशन जरूर पढ़ लेना। पोलराइजेशन में आपको वहाँ पे पोलराइड्स दे देगा, एक से ज़्यादा पोलराइड्स दे देगा, उसके बाद फिर पूछेगा इंटेंसिटी का रेशियो पूछ देता है कई बार। और ब्रूस्टर्स एंगल इसके अंदर टॉपिक है, ब्रूस्टर एंगल 10 IP इज इक्वल टू म्यू, 10 IP इज इक्वल टू म्यू, ये आप पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सेमीकंडक्टर में बात करूं तो लॉजिक गेट का एक प्रॉब्लम आएगा, एकदम चिंटू मिंटू सा सीधा टेबल बनाना है, आंसर बताना है, राइट। और उसके बाद फिर पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल और एलईडी। जेनर डायोड से जेई मेंस में न्यूमेरिकल पूछ सकता है, नीट में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड ये सबसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा, थ्योरी पूछेगा नीट एग्जाम में। जेई मेंस की बात करूं तो जेई में यहाँ पे जेनर डायोड से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है। करंट निकालने बोल देगा, मैक्सिमम करंट कितना है, मिनिमम करंट कितना है, वहाँ पे आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाना होगा, और आपको इक्वेशन कब बनेगा जब आपको जेनर डायोड का कंसेप्ट पता हो। लास्ट यहाँ पे ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक थ्योरी भी आपको पता होगा तो आपसे काम चल जाएगा। पिछले साल भी पूछा था, एकदम बेसिक सा थ्योरी पूछ लिया था डोपिंग के ऊपर, वो अगर आपको पता है तो आपसे बन जाएगा। इस साल वैसे तो सिलेबस से रिमूव हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन इससे थ्योरेटिकल जरूर बनता है, ठीक है, इसको आप देख लेना। और लास्ट के हम लोग के कुछ टॉपिक बचे, तो डुअल नेचर में अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, उसके बाद फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियाई से बात करूँ तो स्टैटिस्टिकल लॉ, ये n इज इक्वल टू n0e⁻⁻λt, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें, ठीक है। ये डीके वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आप बिल्कुल मत छोड़ना। हाफ लाइफ हो गया, मीन लाइफ हो गया, ये अपने से बहुत बार पूछा है।
उसके बाद फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर मैं बोलूँ एटम्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है अपने को एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ शेल का, जो कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। और लास्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, तो ये रहे हमारे 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी पेपर उठा के देखना, कोई भी साल का पेपर उठा के देखना, चाहे वो जेईई मेंस का हो या नीट एग्जाम का हो, ठीक है, कोई भी पेपर उठा के देखना किसी भी साल का, और ये 65 टॉपिक से मैच करके देखना, आपको ये समझ में आएगा कि लगभग यही सारे टॉपिक में रिवॉल्व कर रहा है हमारा एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक के बहुत अच्छे से नहीं की है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो कम से कम इतने टॉपिक्स आप कर लो। इतने टॉपिक करने के बाद भी आपका स्कोर बहुत ही अच्छा खासा आ जाएगा, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आपको ये एफर्ट ठीक लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।